गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये जो है हिंदी, ये हिंदी का हम क्या किए हैं ना कि सबसे पहले आपको स्टोरी, मैंने इसका फुल स्टोरी समझा दिया है। ठीक है, जो कि मैंने बोर्ड पे समझाया है इसको। ठीक है, उसमें अगर चाहें आप लोग तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव सवाल को बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों आपका जो है एग्जाम में जो है एक भी सवाल नहीं छूटने पाए बच्चों, उसके लिए चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, इसके लिए मैंने लेकर आया क्या बच्चों, सब्जेक्टिव, है ना। और पूरा का पूरा मैंने कोशिश किया कि सब्जेक्टिव को एक बार जो है क्लियर कर ही दिया जाए। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी है। ठीक है, इनको शॉर्टकट नाम में हमेशा मैक्स मूलर ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ रहे होंगे कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी ने इसे लिखा है। ठीक है, और यह क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का भाषण है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये जो है हम आगे की तरफ सवाल की तरफ रुख करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या होने वाला है। पहला सवाल कह रहा बच्चे कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए अवांछनीय है और क्यों। ठीक है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए अवांछनीय है और क्यों। उत्तर में देखेंगे बच्चों, उत्तर में आप लोग सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट भाषा में बनाया है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, मैंने खुद इसको लिखा है। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किन लोगों के लिए, तो यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। इसलिए कहा जा सकता है बच्चों कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि किसके लिए, किनके लिए अवांछनीय है, तो ये यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। क्यों, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर इन लोगों का, यानी कि यूरोपियन लोगों का भी समस्याओं का क्या हो जाएगा बच्चों, इन लोगों का भी समस्याओं का क्या हो जाएगा, तो समाधान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ जाए ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कर रहा है मेरे बच्चे कि लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। उन्हें क्या है बच्चों, तो भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। यही तो कह रहा है सवाल, कह रहा है लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अधिक अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। किनके लिए बच्चों, तो विज्ञान में जो है, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व मतलब खुदाई उदाई जो होता है ना, उसको कहा जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहा जाता है। उसमें से जो मिलता है ना, उसको साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, तीसरा नंबर सवाल की तरफ रुख करते हैं। तीसरा में कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। अरे भैया, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है बच्चों, ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत का मतलब ही होता है कि बहुत बढ़िया वातावरण होना चाहिए, है ना। वातावरण जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ जो है पेड़ पौधे हमेशा, जहाँ भी जा रहा है घूमने के लिए, पेड़ पौधे हमेशा हमें मिलना चाहिए। और पेड़ पौधों के साथ साथ जो है वायुमंडल हमेशा स्वच्छ मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि सच्चे भारत वही हैं। तो सच्चे भारत की दर्शन हमें शहर में होगी या फिर गांव में होगी। तो उत्तर में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे उत्तर क्या है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत, उत्तर में कह रहा है बच्चे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। कैसे जीवन में जी, ग्रामीण जीवन में। शहरी जीवन में तो बहुत अधिक प्रदूषित, ऐसे जाकर देखिए ना, अभी गर्मी का समय है, दिल्ली में कितना अधिक जो है प्रदूषण हो गया, अभी प्रदूषित वातावरण हो गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, भारतीय ग्राम्य संस्कृति
में सच्चा भारत निहित है। यानी गांव के संस्कृति से सच्चा भारत लगता है कि यही सच्चा भारत है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, ये सच बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या भगवान में अधिक ये लोग विश्वास रखते हैं, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। ठीक है, शहर वालों जाकर देख लीजिए ना, यहाँ पे शहर वाले हैं ना, और यहाँ पे दोनों में जान पहचान ही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रेम का भावना रहता है, करुणा का, किसी पे जल्दी दया दिखाने लगते हैं, एक दूसरे का सहयोग ज्यादा करते हैं। इसी की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है ना, इसलिए गांव में ही भारत का असली रूप देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल में। कह रहे हैं कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। ठीक है, भारत में, ध्यान से समझेंगे बच्चे, भारत की कुल पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, कह रहे प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्रामीण पंचायत में विद्यमान है। कहाँ है बच्चों? तो भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन यानी प्राचीन युग वाले कानून के पुरातन रूपों के विषय में वे अनुसंधान की महत्ता को समझाने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। कह रहा है कि भारत के सवाल देखिएगा, भारत की ग्राम पंचायतों की किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या बोले बच्चों, क्या क्या मैंने बोला शासन प्रणाली या पंचायतों को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में है। यानी भारतीयों को अपना भारत कैसा होना चाहिए, भारत के थ्रू जो है हमें कैसे रहना चाहिए, हम भारतीय लोग हैं, भारत में किस नियम कानून पे हमें चलना चाहिए, यही चीज का रहना कि किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, तो इन्हीं सभी लोगों के लिए जो भारत में रह रहे ना, उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 5वां नंबर सवाल कहता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोना, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग को मिला था एक जगह कितना, 172 नामक दारिस नामक सोना 172 दारिस, ठीक है ना, के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा इसका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। ठीक है ना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। देखिए इनको जब 172 दारी सोना मिला ना, ये ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, और ये क्या कर रहा है कि इसको गला दे रहा है, इस प्रकार से गला करके फिर इनको जो है जल बना देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेखक ने कहा है, ठीक है, यानी मैक्स मुलर जी ने, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। किसका? अन्वेषण का विषय था। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवाल को देखें बच्चे। 6ठा नंबर में कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यवहारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। लेखक ने क्या दिखाए हैं बच्चों, यानी कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों कि लेखक के अनुसार सुलेमान के समय में ही, किसके समय में? सुलेमान के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। क्या हो चुके थे जी? सुलभ हो चुके थे। साथ ही जब देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर ग्रामीण, क्या होता है जी? ग्रामीण आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। कहाँ कही गई है जी? बाइबिल में कही गई है।
वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती है। ठीक है ना, यही तो दिखाए थे लेखक हमारे, किसने, तो मैक्स मूलर जी ने दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। छठा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है छठा नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है कि भारत में ही सब कुछ शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है और आज वर्तमान में भी अच्छा चल रहा है और भविष्य में भी अच्छा ही चलेगा, इसी चीज को तो जोड़ता आ रहा है। लेकिन इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है बच्चे कि भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीनतम इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतित की ऐसी धारा में अगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए, बीते हुए काल मैंने बोला था इसलिए, और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। यानी कि सेतु जैसे जोड़ा जाता है ना दो किनारों को, उसी के रूप में यह क्या है बच्चों, तो मान्य है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है बच्चे 8वां नंबर सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाएं। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं, बताइए जल्दी से, याद है आप लोग को। चलिए हम लोग देखते हैं, बड़ा ही सुंदर सवाल है कि संस्कृत की कौन सी विशेषता इन्होंने बताया है। आप लोग तो इसे सुनने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गए होंगे। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। यानी पुराने समय में इसको किस प्रकार से यूज किया जाता था। ठीक है, प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गौथिक और एग्लो सेक्शन जैसी टिटैनिक भाषाओं होना चाहिए, ट्यूटानिक लिखा है, टिटैनिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो संस्कृत की कौन सी विशेषताएं कर रहा है ना, तो संस्कृत भाषा के द्वारा। ठीक है, आज जो है अमेरिका में भी संस्कृत वैज्ञानिक लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में संस्कृत में ही हम लोग का कंप्यूटर बनने वाला है, मेन कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभों क्या क्या हुए। सॉरी, यहाँ पे लाभ होना चाहिए, लाभ है ना, लाभ। तो आइए संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन में मानव जाति के बारे में, ठीक है ना, मानव जाति के बारे में पश्चात होना चाहिए। जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट दिखाया था, जो पहले नहीं हो पाया था। ठीक है ना जी। और कह रहा है कि इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीन अवस्था का यहाँ पे पश्चात होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिएगा। जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए 9वां नंबर सवाल में कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये लेखक इसमें देखिए क्या कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि पूरे भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यानी कि हमारा ये जो भारत है ना, ये बहुत ही सुंदर भारत है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और ये भारत को कह रहा है कि हर चीज से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है।
तो देखिए क्यों कहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है, जहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का शाह है, जो भूमंडल में क्या है बच्चों, तो अन्यंत होना चाहिए, अन्यत्र नहीं है, यानी कि दूसरे किसी जगह नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 10वां नंबर सवाल क्लियर हो गया ना। आइए 11 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चे कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ठीक है, उसके बाद है कि ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कि लेखक ऐसे बोले हैं ना, तो इनका अभिप्राय क्या है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना जानना एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषणों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कि उचित है, यह उचित है। ठीक है, शुरू में भी देखिए ना, इत्सिंग आए हुए थे, चीन से आए थे, हेनसंग आए थे, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, किनसे, गौतम बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ठीक है, इसलिए लेखक ने नया सिकंदर इन लोगों को कहा है, किनको, जो भारत में आकर के नया नया बसने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, या फिर भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं, है ना बच्चों। तो कह रहा है भारत जो है बच्चों प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, इसलिए बच्चों कहा गया है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत अधिक महत्व है। कैसा अधिक बच्चों, तो बहुत अधिक महत्व है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें बच्चों आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि भारत प्राचीन काल से ही धर्म विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उनके अपरिहार्य जिम्मा रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। कैसी धर्म की, वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों की जरथुष्ट, यहाँ पे जरथुष्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, जरथुष्ट, यहाँ पे जरथुष्ट धर्म, जरथुष्ट होना चाहिए। जरथुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं मेरे बच्चे। इस प्रकार से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को क्या करता है बच्चों मेरे, तो आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है बच्चों। ठीक है, पूरे विश्व में जो है ना, हमारा भारत जो है प्यारे बच्चों, एक भारत का जो है ना, हमारे भारत का एक अलग ही स्थान है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर में कह रहा है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। ठीक है ना, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सी सवाल है बच्चों, यहाँ से इसको हटाता हूँ और आगे समझाता हूँ। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन, नीति का मतलब होता है बच्चों नियम। क्या होता है मेरे लाल, नियम होता है। और कह रहा है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों, मतलब कि विधिवत साधनों, ठीक है, और मार्ग का मतलब होता है बच्चों रास्ता, द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही हैं, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ जाती रही है बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, 14 नंबर सवाल में कह रहा है आपको कि
देखिएगा, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? ठीक है ना। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ रुख करते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चे कि कह रहा है कि लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। बच्चों क्या होता है जी? उसका अध्ययन फलदायी होता है। ठीक है, इसलिए तो लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं बच्चों? कह रहा है कि लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को वास्तविक इतिहास मानता है। किसी भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को, याद रहेगा ना। आगे बढ़ जाए बच्चे। आइए 15 नंबर सवाल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना जी। चलिए बच्चों, 15 नंबर सवाल में कह रहा है क्या? 15 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है? ठीक है ना, किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों और समझेंगे भी। ठीक है, कह रहा है कि लेखक ने बताया है कि नीति कथा का मतलब होता है नियम वाला कथा। ठीक है, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विभिन्न साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। भारत में प्रचलित महावत मतलब ये बड़े लोगों को, ब्राह्मण लोगों को कहा गया है। महावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है बच्चों। ठीक है, इन्हें कहा जाने लगा क्या? तो बौद्ध धर्म को माना जाने लगा क्या? तो भारत में प्रचलित महावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत, ठीक है, बौद्ध धर्म को माना जाने लगा। किसे माना जाने लगा जी? किसे माना जाता था मेरे बच्चे? तो ये जो है बौद्ध धर्म को माना जाने लगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर, ये 16 नंबर सवाल, सॉरी 15, अभी इसमें और है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर 15 तक ही सवाल मैंने क्लियर किया था। ठीक, कह रहा है कि किंतु यहाँ पे देखना बच्चों, कह रहा है क्या? किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में हैं। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गदहा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो बच्चों, यानी यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। प्लेटो को मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया, खंड में बंद कर दिया। ठीक है, प्लेटो के क्रटिलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है। ठीक है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी यह एक शोध का विषय है। कैसा विषय है बच्चों? कैसा विषय है मेरे बच्चे? तो यह जो है मेरे बच्चे, यह एक शोध का विषय है। कैसा विषय है जी? शोध का विषय है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस 15 सवाल को अगर आप याद कर लेते हैं मेरे बच्चे, है ना, इस 15 सवाल को जो है अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला, अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूरा सवाल मैंने सेट किया था, एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूट पाएंगे बच्चों। ठीक है ना। और सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो है इन सभी सवालों को जरूर क्लियर कर लेंगे। ये वाला सवाल जो था ना बच्चों, ये जो था ये 15 नंबर सवाल, ठीक है ना, ये जो था 15 नंबर सवाल जो था, ये मैंने इसको राउंड कर दिया, इसको गोल बना दिया मैंने, सॉरी, ये 15 नंबर जो सवाल था बच्चों, ये 15 नंबर, इसे आप लोग जो है ना सब्जेक्टिव के रूप में जो है दीर्घ उत्तरीय के रूप में आप लोग देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के रूप में आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, अगर ये एक ही सवाल यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, केवल एक सवाल, ये 15 नंबर सवाल को दीर्घ उत्तरीय में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछ भी सकता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल के क्लास में। हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के।
ठीक है ना। तो आइए बच्चों, कल जो है इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर कल शाम जो है कितना बजे, 6 बजे, ठीक है ना, 6 बजे आप लोगों को फिर मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से गुड बाय।